हेलो स्टूडेंट, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इस फोर्थ लेक्चर में आप सबका वेलकम है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में कर रखा है कि सबसे पहले लास्ट लेक्चर का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसके बाद में आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। तो तीन कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर रखी है। आज हमको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में से किसी एक की स्टडी करनी है। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ की फीचर लिख देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? पहला काम तो होता है क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल इसका मतलब क्या? ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? परमिएबिलिटी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन से। किससे? ट्रांसपोर्टेशन से। इनसाइड ए सेल जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है। देखिए, मैंने परमिएबिलिटी में कितने चार कॉन्सेप्ट बताए थे। परमिएबिलिटी में चार कॉन्सेप्ट, चार टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं। क्या क्या? पहला था परमिएबल, दूसरा था सेमी परमिएबल, तीसरा था सेलेक्टिवली परमिएबल और चौथा था नॉन परमिएबल। ठीक, और क्या बताया था हमने? और क्या बताया था? पहला काम हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से काम। दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था सेपरेशन का। सेपरेट इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट? आपके सेल को, इस सेल को बाहरी इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट के बीच में एक सेपरेशन, एक कंपार्टमेंट का काम करता है। क्या? कंपार्टमेंट जैसा एक स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक, आगे हमने क्या पढ़ा था? ये दोनों चीजें हमको पढ़नी है, ये पढ़ लिए हैं हम बस। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको पढ़ा था। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होता है। लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। बीच में कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। और क्या होते हैं? लिपिड बाइलेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक ठीक, सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है? सेलेक्टिवली परमिएबल का कॉन्सेप्ट ये है, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में आपको दो ही काम करने होते हैं। इधर आपको सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट कराना होता है और सॉल्वेंट को। चूंकि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली है, तो इसके अंदर से सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है, जबकि सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। और इसी ट्रांसपोर्टेशन को क्या कंप्लीट कराने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? चैनल प्रेजेंट होता है। थ्रू चैनल। क्या? सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? चैनल के थ्रू होता है। ठीक, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? ये लिपिड है। मैं सिंगल बनाता हूं। इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे हम एक सिर दो टांग। ऊपर जो सिर है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। वाटर को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? ये ऊपर लिपिड वाला लेयर। और नीचे क्या है? फोबिक। क्या? हाइड्रोफोबिक। ठीक, इतनी चीजें हो गई। इसके बाद में हम समझ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक होता है पैसिव प्रोसेस। अच्छा, एक्टिव पैसिव प्रोसेस क्या होते हैं? देखिए, जिस ट्रांसपोर्टेशन में आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है उस ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। जिस ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है उस ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं हम? एक्टिव प्रोसेस। एटीपी रिक्वायर्स। ठीक, जिस ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो क्या होता है? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, अच्छा, मैंने पढ़ाते टाइम ये बताया था
कि एक्टिव प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं ध्यान देनी है, इसके बारे में आप आगे के क्लासेस में एक्सप्लेनेशन अच्छा देखोगे। देखो मैं इतनी चीजें बताया था बस छोटा सा इनके टाइप के बारे में। एक होता है एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस, ठीक। एक क्या होता है, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन्स व्हाट, एंडो मीन्स इन, साइटोसिस सेल, ठीक। देखिए क्या होता है, क्या होता है जब आपका सेल किसी वैक्यूल को डायरेक्टली इंगल्फ कर ले तो क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जब किसी वैक्यूल को आपका सेल डायरेक्टली क्या करे, थ्रो आउट कर दे तो क्या हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस। ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। आपको पढ़ना क्या है, आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट ढंग से पढ़ना है। ये कितने टाइप के होते हैं ये मैं बता देता हूं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने दो टाइप के बताए थे। कौन कौन सा, कौन कौन सा, एक था हमारा डिफ्यूजन, क्या था, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और एक क्या था, एक था ऑस्मोसिस, क्या, ऑस्मोसिस। देखिए एक था डिफ्यूजन, एक था ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, क्या, मॉलिक्यूलर मूवमेंट या आयन का मूवमेंट, ठीक, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मॉलिक्यूलर या आयनिक मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जबकि जो ऑस्मोसिस होता है वो क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इन इन वाटर, क्या, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इन वाटर। वाटर का जब मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है जब किसी मॉलिक्यूल का या आयन का मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है वो मेजर पोर्शन सेल का क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक। साइटोप्लाज्म में हम क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म में हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। जबकि न्यूक्लियस में हम पहले जीन, क्रोमेटिन, जीन, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, इनका कंसेप्ट सीखेंगे। इसके बाद में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। मे बी इसके बाद इट विल बी द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ सेल, मे बी, ओके। तो इतना आप लिख लें, इसके बाद मैं आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। चलिए, तो कंपोनेंट ऑफ सेल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। दो कंपोनेंट और हैं सेल में, दो कंपोनेंट और हैं, क्या क्या है, एक है न्यूक्लियस और एक है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। तो हम साइटोप्लाज्म को अभी रोकते हैं, पहले न्यूक्लियस को कंप्लीट करते हैं, ठीक। न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस होता क्या है। आप न्यूक्लियस जानने से पहले कुछ चीजें आप जान लो जो आपको लगेगा एडवांस है, ठीक, बट जानना जरूरी है। देखो बेसिकली एक सेल होता क्या है, आपको सेल की जरूरत है क्यों। सेल एक कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। क्या, आप ऐसे जान लो कि सेल इज ए कंपार्टमेंट where a lot of chemical reactions occur, ठीक। इस सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। इसी के लिए हमको क्या करना होता है, एक कंपार्टमेंट बनाना होता है, बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, ठीक। अच्छा, इसी जो केमिकल रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी चीजें जानिए कि सेल के अंदर क्या होता है। सेल क्या होता है, सेल एक कंपार्टमेंट होता है जो 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 जहां पे
बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन्हीं केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक, अच्छा, इन्हीं केमिकल रिएक्शन को प्रॉपरली कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आप ऐसे समझ लो, आपके पास बॉडी है, आपके बॉडी के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या है, खोपड़ी है। ठीक, वही काम क्या करता है, न्यूक्लियस करता है। क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप ऐसे लिख लीजिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कहां के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, इनसाइड द सेल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। ठीक ठीक, आपने इतनी चीजें सीख ली, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं क्या एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या, कुछ जगह होते हैं, कुछ सेल होते हैं जिनके पास क्या नहीं होता है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे आरबीसी। दो एग्जांपल आप याद रखिए, आरबीसी और सीव ट्यूब इन प्लांट्स, PLANTS, do not have न्यूक्लियस। ठीक, आरसीबी निकल रहा है मुंह से, ठीक, लेकिन आरबीसी है। चलिए, तो हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है जीन, डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और हिस्टोन। ठीक, इसको जानने से पहले हम कुछ चीजें जान ले रहे हैं, और इसके साथ में क्या हो, और ये जानना है क्योंकि हमारा जो क्या होता है, सेल होता है, वो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। पहले हम डीएनए समझें। देखिए, जीन, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में इन सबको समझने से पहले मेन है डीएनए समझना। तो हम डीएनए समझते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए के साथ ये जानिए, देखिए डीएनए क्या है, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या है डीएनए, हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, अच्छा, ये जो डीएनए होता है ना, ये बहुत बड़े साइज का होता है, बहुत बड़े साइज का होता है। इस बड़े साइज के डीएनए को हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं, छोटा कर देते हैं, और इस छोटा करके हम इसमें क्या कर देते हैं, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर कहीं न्यूक्लियस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रख देते हैं छोटा करके। जहां पे भी आप देखे होंगे हमने ऐसे करके न्यूक्लियस बनाया होगा, डीएनए ऐसे बनाया होगा। क्यों, क्योंकि इस डीएनए को हमने क्या किया है, छोटा किया है। छोटा क्या किया, रैप किया है, लपेट दिया है। अच्छा, इनकी जो रैपिंग होती है ना, रैपिंग होती है, ये जो हिस्टोन है क्या है, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन है। इसी प्रोटीन पे इन डीएनए को रैप किया जाता है। अच्छा, मैं इनको एक तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आप कहीं कपड़ा लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कपड़े को जब रैप करते हैं, मोड़ते हैं, कपड़ा लेने गए हो, कपड़े को जब मोड़ते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, फोम होता है। ठीक, एक फोम होता है, गत्ते टाइप का होता है, उसी के ऊपर मोड़ते हैं। उसी तरह के फोम का काम करता है ये हिस्टोन। हिस्टोन एक फोम की तरह काम करता है। उसी हिस्टोन पे इस डीएनए को क्या किया जाता है, रैप किया जाता है। ठीक, तो व्हाट इज हिस्टोन, हिस्टोन इज अ प्रोटीन ऑन विच डीएनए गेट रैप्ड। ठीक, हिस्टोन इज अ प्रोटीन ऑन विच डीएनए गेट रैप्ड। अच्छा, हमने हिस्टोन समझ लिया, डीएनए समझ लिया। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है क्या, इंफॉर्मेशन। क्या करने के लिए, सेल के अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग टाइप के काम को परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अच्छा, अब बात आता है कि जीन क्या है, क्या है जीन, क्या है। अच्छा, मैं बताता हूं जीन। डीएनए के किसी स्पेसिफिक पार्ट को अगर हम काट दें, स्पेसिफिक पार्ट को डीएनए के अगर हम काट दें, ठीक, तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता है। उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हम जीन बोलते हैं।
जीन को हम क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्या करता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीन। और इस हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डीएनए। और ये प्रोटीन, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या, ऑन विच डीएनए गेट रैप्ड, डीएनए जिस पे क्या किया जाता है, रैप किया जाता है, उस रैपिंग प्रोटीन को क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। ठीक, डीएनए क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किस लिए, सेल के अलग अलग प्रोसेसेस को काम कर, अच्छा ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कौन, डीएनए। अगर न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं जीन। मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, ये वाला हिस्सा जीन का क्या कर रहा है, कोई एक्स काम कर रहा है, ये हिस्सा कोई वाई काम कर रहा है, ये हिस्सा कोई जेड काम कर रहा है, और ये जो डीएनए है वो क्या है, मान लेते हैं इसका नाम पी है। ठीक, तो ये एक्स वाई जेड क्या हो गया, जीन हो गया, जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। जबकि ये जो पी है वो बहुत सारे काम को करने की प्रक्रिया या फिर उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इस पी को हम क्या बोल देंगे, इस पी को हम बोल देंगे डीएनए, इस पी को क्या बोल देंगे हम, इस पी को बोल देंगे हम डीएनए। जबकि इस एक्स वाई और जेड को अलग अलग क्या बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे हम, एक्स वाई जेड को हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ठीक, इतनी चीज समझ लिया। अच्छा, अब एक चीज बचा है क्या, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, दो चीज बचा है, सॉरी, एक क्रोमेटिन बचा है, क्रोमोसोम बचा। इतनी चीजें हम मिटा दें। अब डीएनए समझ गए, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन, क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, कौन, डीएनए। हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए रैप किया जाता है। क्यों, डीएनए साइज में बहुत बड़ा होता है, उसको एक न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए हम उसको रैप करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक, जीन क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। ठीक, क्या क्या बचा, जीन हो गया, डीएनए हो गया और हिस्टोन हो गया, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बचा। अच्छा, मैं बताता हूं, दो चीज बचा है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। देखिए यहां लिख देते हैं हम क्रोमेटिन और यहां क्या लिखते हैं, क्रोमोसोम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, डीएनए हमको जनरली विजिबल होता है और जीन विजिबल नहीं होता है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जीन का नहीं हो पाता है। ठीक, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका होता है, डीएनए का होता है। अच्छा, क्रोमेटिन क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्या, क्रोमेटिन। समझिए, छोटा पार्ट डीएनए का जीन, जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक, छोटा पार्ट क्या, जीन, और जो बड़ा पार्ट होता है मतलब स्पेसिफिक पार्ट होता है वो क्या हो गया, वो तो डीएनए हो गया। डीएनए इटसेल्फ अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक, ये डीएनए, छोटा पार्ट, जीन। अच्छा, इसी को जब हम कंडेंस करते हैं, मान लीजिए ये हमारा डीएनए आया, अब इसी को हम कंडेंस करेंगे किस लिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रखने के लिए, न्यू। ठीक, तो ये जो कंडेंस फॉर्म है ये क्या हो गया, ये हो गया क्रोमेटिन। अच्छा, क्रोमोसोम क्या होता है, जब इस क्रोमेटिन को आप कंडेंस करोगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक, क्रोमेटिन को कंडेंस किया क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना।
ठीक ठीक। चलिए हम इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन। ठीक, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन। फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन। अच्छा, जनरली यही विजिबल होता है, जनरली इट इज विजिबल इन व्हाट, सेल। सेल के अंदर आप जब सेल का स्ट्रक्चर देखते हो तो आप क्रोमेटिन देखते हो, ना कि डीएनए नहीं देखते, आप क्रोमेटिन देखते हो। ठीक ठीक। अब ये हो गया कंडेंस। अच्छा, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन, जनरली इट इज विजिबल इन सेल। अब देखिए आपको क्या जानना है, क्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं, ये बताना जरूरी है? नहीं जरूरी है, छोड़िए, आप इतना जानिए, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन, और सेल के अंदर हम इन्हीं को देखते रहते हैं। ठीक। अच्छा, क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम। ठीक। जब हम क्रोमेटिन को कंडेंस करते हैं तो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम का वर्क क्या है? हम जब क्रोमेटिन मतलब डीएनए को जब हम कंडेंस करके क्रोमेटिन के रूप में रख सकते हैं, तो फिर हमको क्रोमोसोम बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि जब हम सेल डिवीजन करते हैं तो उस टाइम हमको क्रोमोसोम की हेल्प पड़ती है। मतलब इट इज हेल्पफुल इन, किस जगह ये हेल्पफुल है? सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हेल्पफुल होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे आपका क्रोमोसोम हेल्पफुल होता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन, जनरली यही सेल के अंदर विजिबल होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम, और यही हेल्पफुल होता है सेल डिवीजन में। ठीक, सारी चीजें कंक्लूड कर देते हैं। क्या कंक्लूड करते हैं? देखिए, हमने जीन, डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और हिस्टोन पढ़ा। इसके बारे में हमको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो जनरली इन्हीं की बात करते हैं। आप कहीं सुनोगे जीन के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, हिस्टोन के बारे में, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना जरूरी है। तो आप क्या समझे कि जीन क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए जीन। ठीक। क्रोमेटिन क्या है? डीएनए कंडेंस हुआ, क्रोमेटिन बनाया, क्रोमेटिन कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बनाया। अच्छा, हिस्टोन क्या है? ये प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए रैप होता है। हम ऐसे मान रहे हैं कि अगर ये हमारा क्या है? डीएनए है, फिर ये क्या है हमारा? ये हमारा है क्रोमेटिन। क्या है हमारा? क्रोमेटिन। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। हम क्या समझे? इतने पार्ट को क्या समझ लिए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, इतने पार्ट को क्या समझे? इतने को हम समझे क्रोमेटिन। इसको क्या समझे? इसको समझे क्रोमोसोम। इसका फुल फॉर्म पता है? लिख दें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक। आरएनए का भी फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम। आप इतनी चीजें समझ गए। हिस्टोन यही प्रोटीन होते हैं। स्टोन क्या होते हैं? स्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक, इतनी चीजों के बारे में जब आप समझ लोगे तो अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर हमारे दिमाग में कुछ ऐसा कंफ्यूजन जैसी चीजें नहीं आती। आप इतनी चीजें कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए, तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे, हम न्यूक्लियस के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये रफ डायग्राम है, बहुत अच्छा तो नहीं है न्यूक्लियस के बारे में, मतलब डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, बट इसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको बनाना कैसे है? ऐसे एक सर्कल टाइप में होता है पहला इन्वेलप। अच्छा, ये सर्कल टाइप में तो होता है, लेकिन ये ट्यूब जैसा ऐसा कुछ होता है। अगर आप बनाना चाहें कुछ ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये बनाता है। ठीक, इसी टाइप का। ठीक, तो सबसे पहले इनका हम नामकरण कर देते हैं कि न्यूक्लियस में इन सारे अंगों के क्या क्या नाम है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है इस पे, किस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ऐसे ऐसे जो लाइन है ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। क्या है, राइबोसोम्स। अच्छा, इनका क्या यूज है अभी बताएंगे। राइबोसोम्स इस किस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, ये जो बीच में गैप है, जो बीच में गैप है, दो ट्यूब के बीच में जो गैप है, इनको हम क्या बोलते हैं, इन गैप्स को बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होता है, दो ट्यूब, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जो गैप होता है उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अच्छा, ये हेलमेट जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियोलस। क्या है ये है न्यूक्लियोलस। लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, नीचे लिख लेते हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस। अच्छा, मैंने बताया था ना कि डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसको हिस्टोन प्रोटीन पे रैप करके छोटा करके हम क्रोमेटिन के रूप में किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं। डीएनए किस रूप में रहता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन के रूप में रहता है। तो ये क्या है, ये है क्रोमेटिन। इनको आप क्रोमेटिन बोलो, डीएनए बोलो, जीन बोलो, या फिर क्रोमोसोम बोलो, या फिर क्या बोलो, क्रोमोसोम। अच्छा, ये मैं सिर्फ बात बता रहा हूं कि इतनी चीजें आप बोल सकते हो, क्रोमेटिन, डीएनए, जीन और क्रोमोसोम। ठीक, अच्छा, और भी कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर। अच्छा, ये जो ट्यूब है, एक ट्यूब, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। अच्छा, ये कैसा मेम्ब्रेन है, ये आउटर इन्वेलप है और ये इनर इन्वेलप है। क्या, ये आउटर इन्वेलप है, ये इनर इन्वेलप है। इनको लिख लेते हैं हम, आउटर इन्वेलप, और इस अंदर वाले साइज को क्या बोलते हैं, इनर इन्वेलप। ठीक, आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, सिर्फ आप कुछ स्ट्रक्चर जान लो क्या क्या, जैसे न्यूक्लियस कैसे होता है, न्यूक्लियस इन्वेलप टाइप में होता है, इन्वेलप बनाता है, एक कवरिंग बनाता है। ठीक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से इसकी फॉर्मेशन होती है, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो बीच में रास्ता होता है जाने का, वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियर पोर। इसके साथ सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अराउंड हमारे पास क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, या डीएनए होता है। ठीक, ये रफ डायग्राम है, आप बना लें। और जो कुछ नाम है, आप इनको ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीज आपको लिखनी चाहिए। ये तो क्रोमेटिन है आपका। ठीक, क्रोमेटिन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर एन्वेलप। ठीक, इतनी चीजें आप लिख लें। इसके बाद में हम इनको बारी बारी क्या करते हैं, एक्सप्लेन। अच्छा, एक चीज और जानिए कि इनके बीच में ये खाली जगह नहीं होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। ठीक, आप इतनी चीजें लिखें, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, अब हम न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट को हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक, ओवरव्यू तो हमने देख लिया, हमने केवल कितने पार्ट लिए हैं, 1 2 3 4। ठीक, हमने कितने पार्ट ले लिए हैं, 4 पार्ट ले लिए हैं, और इसी के अंदर लगभग हम सारे न्यूक्लियस को एंड कर देंगे। एक चीज आपका बचेगा, जो आउटर कवरिंग है ईआर, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ेंगे। किसमें, सेल ऑर्गेनल्स में। ठीक, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आप उसको याद रखिएगा। अब इन चीजों को समझ लेते। देखिए, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था कि अगर मान लेते ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर एक ऐसा क्या है, ये क्या है
हमारा न्यूक्लियोलस है, 3 नंबर का स्ट्रक्चर ये है। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, फिर से लिखते हैं। मान लेते हैं हमने ऐसे बना दिया, तो ये क्या है, 3 नंबर का स्ट्रक्चर ये है। आप याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्रोमेटिन होता है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, क्या नंबर का है, ये चौथे नंबर का है। चौथे नंबर का क्रोमेटिन ये है, क्रोमेटिन ये है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, दूसरे नंबर का। ये क्या है, ये एक लिक्विड है, लिक्विड है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, ये कवरिंग, ये क्या है, कवरिंग। ठीक, अच्छा, ये कवरिंग कैसी होती है, ऐसी बीच में खाली होती है, ट्यूब जैसा होता है, मैंने बताया था ना, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए अब हम लिख लेते हैं इनको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, ये कैसा होता है, ये पहले क्या होता है, ये होता है कवरिंग, कवरिंग ऑफ किसका, कवरिंग ऑफ किसका, किसका, न्यूक्लियस का नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म का, न्यूक्लियोप्लाज्म का, या फिर कहें न्यूक्लियोलस का, कवरिंग ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, या कहें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अच्छा, ये जो कवरिंग होता है, ये जो कवरिंग होता है, इसके बीच में ट्यूब जैसा होता है, ट्यूब के बीच में जगह होता है, क्या बोलते हैं उसको, पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। ठीक ठीक, अच्छा, पहले ये होते कैसे हैं, ये होते सेलेक्टिवली परमिएबल, कॉमा है याद रखिएगा, ब्लैक से लिख देते हैं। दीज आर सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल and have nuclear pores in between, and have nuclear pores in between। इनके बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियर पोर है, क्या है, न्यूक्लियर पोर है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। ठीक, न्यूक्लियर पोर होता है, किस लिए, किस लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर transportation, they have nuclear pore for transportation of materials, transportation of materials के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या, देखिए मैंने बता दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, ये कवरिंग होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहें या न्यूक्लियोलस, इन दोनों की कवरिंग क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर के होते हैं, मतलब कुछ चीजों को इन और आउट इनको भी करना पड़ता है, उसके लिए क्या होता है, उनके पास न्यूक्लियर पोर होते हैं। ठीक, दे हैव न्यूक्लियर पोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये एक लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ये होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड टाइप, सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानिए कि एक सेल के अंदर, अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो क्या एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस होता है, क्या एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस होता है, नहीं, नहीं, एक सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। वन सेल कैन हैव मोर देन वन न्यूक्लियोलस। एक सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस होता है। अच्छा, न्यूक्लियोलस होता क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, ये होता है न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है, ये होता है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए का फॉर्मेशन और स्टोर करने का साइट होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन
एंड स्टोरिंग ऑफ आरएनए, साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ आरएनए। ठीक, आरएनए के स्टोरेज और फॉर्मेशन का साइट क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। अच्छा, आरएनए किस लिए हेल्पफुल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो हेल्पफुल होता है वो आरएनए होता है। क्यों जरूरी है प्रोटीन सिंथेसिस, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आरएनए के बारे में जान लेते हैं। आरएनए क्या है? हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें हेल्पफुल है? हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड सेल, और क्या लिखें? साइटोप्लाज्म के अंदर या कहें सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका काम कौन करता है? आरएनए करता है। अच्छा, क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन डीएनए का एक फॉर्म होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन डीएनए का एक फॉर्म होता है विच इज बेसिकली हेल्पफुल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ऑल्सो फॉर डिवीजन ऑफ सेल। क्या लिख दें इसमें? हम लिख सकते हैं क्रोमेटिन कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये किसका फॉर्म होता है? कंडेंस डीएनए का फॉर्म होता है। इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए एंड दिस इज हेल्पफुल इन किस चीज में हेल्पफुल होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर कौन हेल्पफुल होता है? क्रोमेटिन होता है जो क्या करता है? कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है, और वो क्रोमोसोम क्या कराता है? सेल डिवीजन कराता है। ठीक, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक चीज बचा है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? जो हम सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। उसके बाद में हमने जीन, डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, हिस्टोन, इनके कंसेप्ट को समझा। फिर क्या सीखा? फिर हमने एक न्यूक्लियस का रफ डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के स्ट्रक्चर को समझा, उस स्ट्रक्चर के हर एक नेम को हमने देखा जो इंपॉर्टेंट है, और उनके कुछ काम को देखा। अब ये न्यूक्लियस का एंड है। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस के 3 फंक्शन है। देखिए, न्यूक्लियस के 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? कि इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिक वही जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या फंक्शन है न्यूक्लियस का? इट कंट्रोल्स all the metabolic activities inside the cell। सेल के अंदर सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। दूसरा काम क्या है? जो सेल डिवीजन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। देखिए, एक सेल का क्या काम है? ये सेल है, मान लेते हैं ये सेल, इसका काम क्या है? इसका काम है सबसे पहले ग्रो करना, फिर क्या करना? रिप्रोड्यूस करना। अच्छा, इनमें रिप्रोड्यूस का फॉर्म क्या होता है? सेल डिवीजन। ठीक, सेल डिवीजन, वही काम को ये न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। क्या? कि इट कंट्रोल्स, इसमें भी कंट्रोल से लिखेंगे, इट कंट्रोल्स and make sure cell to reproduce, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? डिवाइड। ठीक, ये 2 काम होते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताता हूं आपको। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया था अभी तक कि अगर ये हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर किसका? डीएनए का है। क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का है। इसको हमने कंडेंस करके क्या बनाया? हमने क्रोमोसोम बनाया। क्या बनाया? क्रोमेटिन बनाया। इस फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसको कंडेंस करके हमने क्या बनाया?
हमने इसको कंडेंस करके क्या बनाया, इसको कंडेंस करके हमने क्रोमोसोम बनाया। ठीक, तो ये क्या काम करता है, ये सेल डिवीजन का काम करता है। बेसिकली एक सेल जब दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है तो कुछ ट्रेट्स इनहेरिट करता है। ट्रेट्स क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं कैरेक्टर। ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर, अच्छा ये क्या होता है, मतलब अगर एक बाप है, एक इंसान है, उसके बच्चे हुए तो उस इंसान के कैरेक्टर उसके बच्चे के अंदर, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होता है, इनहेरिट होता है। वही काम इसमें भी होता है कि जो इनहेरिटेंस का काम होता है, जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनटू फर्दर सेल। क्या लिख देते हैं, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर इन न्यू सेल। नए सेल के अंदर जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, न्यूक्लियस जिम्मेदार होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो क्या, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या है, ये है डीएनए। इस डीएनए को कंडेंस करके क्या बनाया हमने, क्रोमेटिन बनाया। क्रोमेटिन, सेल के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन सेल के अंदर यही प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम है। इसी क्रोमोसोम पे कुछ ट्रेट होते हैं। ये क्या है, कुछ ट्रेट है जो ऑफस्प्रिंग होता है, नया सेल होता है, उनके अंदर क्या होता है, इनहेरिट होता है। ठीक, ये न्यूक्लियस का टॉपिक हो गया हमारा एंड। अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, इतना आप लिख लें। चलिए, तो हम आगे क्या करते हैं, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं क्या हम पढ़ रहे थे, हम सेल के अंदर कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़ रहे थे। कंपोनेंट ऑफ सेल, इनमें 3 होता है, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है न्यूक्लियस, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों में से कुछ लोग बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एक चीज और पढ़ते हैं हम, सेल वॉल के बारे में। क्या पढ़ते हैं हम, सेल वॉल के बारे में। इसके बारे में हमने नहीं बताया है, क्यों, क्योंकि ये हर टाइप ऑफ सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो सेल वॉल इसमें बचा है, ठीक, सेल वॉल इसमें बच गया है, मान लेते हैं। न्यूक्लियस हमने पूरा पढ़ लिया, एक ऑर्गेनल इसमें बचा है क्या, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बचा है। ठीक, इसके बाद में क्या शुरू होता है, साइटोप्लाज्म। ये दोनों पढ़ लिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल वॉल बचा है। ठीक, शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स, ऐसे समझ लेते हैं, मैट्रिक्स है, लिक्विड है। क्या है, टाइप का लिक्विड है जो कि सेल के वैकेंट स्पेस को फिल करती है, विच फिल्स वैकेंट स्पेस ऑफ सेल, सेल के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है उसको फिल करने का काम किसका होता है, साइटोप्लाज्म का होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हम जो सेल ऑर्गेनल से इंपॉर्टेंट उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, जो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी के अंदर फ्लोट करते हैं। ये हमारा सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, ये मान लेते हैं हम इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो है, ये वैकेंट स्पेस, इसके अंदर लिक्विड भरा है
जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी के अंदर हर टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, उसी तरह चूंकि सेल का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, तो सेल के काम को करने के लिए, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स क्या होगा हमारा, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम साइटोप्लाज्म के साथ पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के साथ पढ़ेंगे, इसको लास्ट में करेंगे।